हाय। अमृत मंथन में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको भारत में मुग़ल वंश की स्थापना, इसके संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से लेकर आने वाले सभी मुग़ल बादशाहों के जीवन, उनके काम, उनकी उपलब्धियों और भारत में स्थापत्य कला जो हमें इनसे प्रदान की गई है के बारे में डिस्कस करूँगा। हमारा जो स्टाइल रहेगा वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से मैं हर एक क्वेश्चन को और उसके आंसर को डिटेल करता चलूँगा। आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में ये लगभग इसी से भी कोई सही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सारा रिसर्च का परिणाम है, डीप स्टडी का परिणाम है, ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो भी एपिसोड आने वाले हैं उनसे कोई भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आपसे मेरी दिली इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि एक एक एपिसोड को, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझे सुने, और अगर कहीं पर डाउट हो तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, और किन वीडियो को आपको चाहिए, किस शासक पर आपको चाहिए का भी अनुरोध भी कर सकते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि भारत में मुग़ल वंश की नींव किसने डाली। हम देख चुके हैं कि सल्तनत काल के लगभग 320 वर्षों के इतिहास में 1206 से लेकर 1526 ईस्वी में सल्तनत काल में 5 अलग अलग राजाओं ने और उनके वंशजों ने राज्य किया। लेकिन 16वीं शताब्दी के शुरुआत आते आते छोटे छोटे राज्य पनपने लगे। भारत के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्य अपने ही बारे में सोचने लगे। इसी समय मध्य एशिया की छोटी सी फरगना घाटी से आकर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की नींव डाली, क्योंकि उसके अपने प्रांत और सेंट्रल एशिया में उसकी कोई चलती नहीं थी। वो कभी हारता तो कभी जीतता था। भारत में उसे एक नई ज़मीन, एक नया चारागाह और धन दौलत अपार मिला, अतः इसका उत्तर होगा बाबर। ये मुग़लों के चगतई, तुर्क और बरलास कबीले से संबंधित था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ, जो वर्तमान में सेंट्रल एशिया के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। आपसे ये कहना है कि कहीं कहीं पर तिथियों में अंतर है, चूँकि ओल्ड स्टाइल और नई स्टाइल में डेट का थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। महीनों का या वर्षों का तो नहीं, लेकिन हाँ, तिथियों का अंतर आ सकता है। इसीलिए आप खुद अपना विवेक से काम लें। मेरा अगला प्रश्न है, बाबर के माता पिता कौन थे। बाबर की माता कुतलुग निगार बानो चंगेज़ खां के वंशजों में से थी। वो चंगेज़ खां के 13वीं पीढ़ी में आते हैं, और इनके पिता यानी कुतलुग निगार बानो के पिता यूनुस खां थे। दूसरे तरफ बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर लंग के वंशजों में 5वें वंशज थे, और इनके पिता अबू सईद मिर्ज़ा थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा, इसे आप उल्टे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, मिर्ज़ा उमर शेख, दोनों सही है, फरगना के शासक थे।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाबर ने किस वर्ष फरगना की गद्दी पर वह विराजमान हुआ? इसका उत्तर है 1494 ईसी। 12 वर्ष की अल्प आयु में पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। वो काफ़ी छोटी थी, हौसले काफ़ी बुलंद, लेकिन साथ ही साथ इसकी अपनी नानी, जिनका नाम एहसान दौलत बेगम था, उस समय वह बाबर की सहायक और सलाहकार रहीं। कहा जाता है कि इन्होंने बाबर की उस समय काफ़ी धन दौलत से मदद की थी। अगला प्रश्न है, बाबर किस नक्शबंदी सूफी संत के अनुयायी थे? बाबर ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, जो कि समरकंद के रहने वाले थे और बाबर के पिता के भी आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने ही बाबर का नाम उसके जन्म के समय ज़हीरुद्दीन मोहम्मद रखा, जिसका अर्थ होता है धर्म का रक्षक। इन्हीं की पुस्तक रिसालाए वलीदिया का बाबर ने तुर्की भाषा में अनुवाद किया था। बाबर का शाब्दिक अर्थ टाइगर होता है। कहीं कहीं किसी पुस्तकों में इसको लॉयन भी कहते हैं, लेकिन लॉयन और टाइगर दोनों को एक ही मान लिए। जो बाबर की सामर्थ्य शक्ति को दर्शाता है, वह बहुत ही ताकतवर था। कहा जाता है कि अपने दोनों कंधों पर अलग अलग दो लोगों को बैठालकर वो पहाड़ की तरफ दौड़ जाता था और एक ही सुर में 100 किलोमीटर तक घोड़े पर बैठ के चला जाता था। ये उसकी कद काठी और उसके समृद्धशाली शक्तिशाली होने का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में बाबर एक राष्ट्रीय नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में जाना जाता है? आज के उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में बाबर एक राष्ट्रीय नायक के रूप में जाना जाता है। बाबर के सम्मान में ही पाकिस्तान में 2015 में बाबर नाम की क्रूज़ मिसाइल का प्रतिक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है, तुर्की भाषा, ध्यान देंगे, तुर्की भाषा में लिखित बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? उस समय कई भाषाएं प्रचलित थीं, जैसे तुर्की, पर्शियन, उर्दू, लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा, जो मेमोयर्स हैं और जो बाबरनामा के नाम से जानी जाती हैं, को तुर्की में लिखा। आगे उसके पोते अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैराम खां का पुत्र था और अकबर के 9 रत्नों में से एक था, उसने इसका फारसी में अनुवाद तुज़ुक ए बाबरी नाम से किया। याद रखेंगे, तुर्की में आत्मकथा बाबरनामा के नाम से जानी जाती है और फारसी में यह तुज़ुक ए बाबरी नाम से जानी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा में इसका अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम इर्स्काइन तथा आगे चलकर एनीट सुसान बिवरेज ने किया। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने मुगल बादशाह बाबर के संबंध में ये शब्द कहे हैं? ध्यान देंगे, बाबर वॉज अ मेयर सोल्जर ऑफ फॉर्चून एंड नॉट द फाउंडर ऑफ एन एम्पायर। बाबर सिर्फ किस्मत से धनी एक सैनिक था, वो किसी साम्राज्य का फाउंडर नहीं था। ये शब्द स्टैनले लेन पूल के हैं, लेकिन इसी स्टैनले लेन पूल ने आगे चलकर बाबर के संबंध में लिखा है कि
He was the most fascinating personality in the history of the East. उसके व्यक्तित्व की तारीफ की है स्टैनले लेनपुल ने। आगे हमारा प्रश्न है, आगे प्रश्न पे ध्यान देंगे। बाबर की मुख्य पत्नी का नाम क्या था? ऐसे तो माना जाता है कि बाबर की 7-8 पत्नियां और 17-18 बच्चे थे, लेकिन बाबर की मुख्य पत्नी का नाम माहम बेगम था, जिन्हें इतिहास में बादशाह बेगम के नाम से भी जाना जाता है, और इसी से हुमायूं का जन्म हुआ था। माहम बेगम का अर्थ होता है मेरा चांद। उस समय राजाओं की पत्नियां चांद सूरज ही हुआ करती थीं, और उन्हीं के याद में ताजमहल बनते थे, मकबरे बनते थे और अलग अलग इमारतें बनती थीं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सर ए पुल के युद्ध में, SUR सर ए पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित किया? ध्यान देंगे, बाबर को पराजित किया। शेबानी खान ने इस युद्ध में बाबर को पराजित किया, और ये 1501 में लड़ा गया। इस युद्ध में उज़्बेकों के सरदार थे शेबानी खान। उन्होंने बाबर को पराजित किया और समझौते के रूप में एक तरह से उन्होंने अगवा किया था। बाबर की बड़ी बहन खानज़ादा को अगवा करके उससे विवाह किया। आगे चलकर 1510 ईस्वी में ईरान के शासक शाह इस्माइल ने शेबानी खान को हराकर मार डाला, और बाबर का उसकी बहन खानज़ादा से मिलन हुआ इतने वर्षों के बाद। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस वर्ष पादशाह की उपाधि धारण की? 1504 ईस्वी में बाबर ने हिंदुकुश पर्वत पार करके काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। बाबर के हाथ से तब तक फरगना और समरकंद जा चुका था। बाबर को एक नया साम्राज्य मिला। यहीं पर आकर बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, कुल ए मलिक के युद्ध के बाद बाबर ने किस क्षेत्र को पूर्णतः खो दिया? उत्तर है समरकंद को। शेबानी खां की 1510 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी थी। बाबर की लालसा बनी हुई थी कि समरकंद को कैसे जीता जाए, लेकिन वहाँ पर ट्रिपरटाइट युद्ध होता रहता था, जो ऑटोमन साम्राज्य उज़्बेक के बीच होता था। 1512 ईस्वी में कुल ए मलिक के युद्ध में उज़्बेकों ने बाबर को हरा दिया और उसे समरकंद से बाहर खदेड़ दिया। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी, जिनका जीवन काल है 1468 ईस्वी से लेकर 1539। प्रश्न है कि सिखों के गुरु नानक देव जी किस मुगल शासक के समकालिक थे? इसका जवाब होगा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुआ ये कि 1506 ईस्वी में पाकिस्तान के एमनाबाद, जो उस वक़्त सैदपुर के नाम से जाना जाता था, बाबर के सैनिकों ने काफ़ी लोगों को बंदी बनाया, जिसमें गुरु नानक देव जी और उनके साथी भी थे, और उन्हें पकड़कर कारावास में डाल दिया। बाबर को जब ये पता चला, क्योंकि उस समय तक गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ चुकी थी, बाबर ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें रिहा कर दिया।
गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बाबर वानी फ्री गई कुइरो ना रोखाई। बाबर वानी फिरी गई कुइरो ना रोखाई, अर्थात बाबर का साम्राज्य फैल रहा है। जुल्म की हद ये है कि शहजादों तक ने भी खाना नहीं खाया है। आगे लेकिन बाबर के इनसे संबंध काफी अच्छे हो गए थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने 30 वर्ष की आयु में पहली बार शराब का सेवन किया, किस स्थान पर? उत्तर है काबुल में। बाबर अफीम का भी सेवन करता था और कहा जाता है कि बाबर अपने पुत्र हुमायूं के साथ बैठकर ही सुरापान, शराब और अफीम का सेवन किया करता था। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि 1527 में खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने शराब का सेवन बंद करवा दिया, शराब के घड़ों को तोड़ दिया और भी कुछ जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि धारण की, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने किस वर्ष बाजौर एवं भेरा के किलों को जीता? उत्तर है 1519 ईस्वी। यही 1519 बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण माना जाता है। जनवरी 1519 ईस्वी में मात्र 2000 घुड़सवारों की सेना लेकर उसने बाजौर पर आक्रमण किया। भेड़ा के किले को तोड़ने के लिए बाबर ने इसी समय पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया, ना कि जैसा कहा जाता है कि बाबर ने भारत में पहली बार बारूद और तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में किया। नहीं, बाबर ने बारूद और तोपों का प्रयोग 1519 ईस्वी में बाजौर और भेड़ा के किले को तोड़ने में किया। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने के लिए किन भारतीय राजाओं ने भारत को आमंत्रित किया था? भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का शासक था, उसके खुद के चाचा आलम खां लोधी जिन्हें अलाउद्दीन लोधी के भी नाम से जाना जाता है, और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा ने बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। 1519 ईस्वी तक बाबर का उद्देश्य सिर्फ पंजाब तक शासन करना था, क्योंकि वह मानता था कि ये उसके पूर्वजों तैमूरियों के शासन की सीमा थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से पंजाब तक जो का सीमा क्षेत्र उसका अपना होना चाहिए। लेकिन भारतीय लोगों ने उसे आमंत्रित करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, जो आगे के 200 साल तक मुगल सल्तनत के ही अंतर्गत रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा अगला सवाल है कि किस वर्ष पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी? उत्तर है 1525 ईस्वी। नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर को सूचना मिली कि दौलत खां लोधी ने पाला बदलकर उसी पर ही प्रहार करने की योजना बनाई है। बाबर की लाहौर में दौलत खां लोधी से मुठभेड़ हुई। दौलत खां लोधी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे चलकर बाबर ने उसे पंजाब का मालिक बना दिया। अगला प्रश्न है,
जहाँ से युद्ध शुरू होते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी धरती पर, पानीपत की धरती पर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। और तीनों ही लड़ाइयाँ भारत के राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से निर्णायक सिद्ध हुईं। अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना का पानीपत में सामना हुआ। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे, जो कि काफ़ी विशाल सेना मानी जाएगी, जबकि बाबर के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। फिर बाबर को जीत कैसे मिली? तो बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, तोप, गोला बारूद का इस्तेमाल किया, तेज तर्रार घोड़े लगाए और इसी समय उसने उस तत्कालीन दुनिया के महान तोपची उस्ताद अली कुली और उस्ताद मुस्तफ़ा रूमी की सेवाएं प्राप्त की। इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। आगे कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में मारे गए ग्वालियर के राजा के परिवार वालों को संरक्षण देने के बदले में हुमायूं को उसके परिवार वालों ने कोहिनूर हीरा दिया, जिसे बाद में हुमायूं ने ईरान के शासक शाह तमस्क को भेंट स्वरूप दे दिया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने अपने बेटों जैसे कामरान को कंधार, अस्करी को बंगाल और हुमायूं को बदख्शा का सूबेदार बनाया? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही उसने ऐसा किया। अगला प्रश्न है, चूँकि लगातार बाबर के भारत में आने के बाद 3-4 लड़ाइयाँ हुई, पानीपत के बाद समझ लीजिए ये एक सिलसिलेवार हो गया। जिन लोगों ने बाबर का, राणा सांगा का पानीपत के प्रथम युद्ध में साथ दिया, अब उनकी शामत आई थी। अगला युद्ध जो है खानवा का युद्ध हुआ। कहते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने उस समय तक भारत में राज करने की नहीं सोची थी और उसी युद्ध में लूटे गए धन को उसने काबुल और कंधार में जाकर लोगों में बांट दिया था। बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के वहाँ की प्रत्येक जनता को एक एक सिक्के दिए और कंधार में बाबर नाम से चांदी के सिक्के लोगों में बांटे। उस समय तक बाबर का मन भारत में रहने का नहीं था, क्योंकि यहाँ की जलवायु उसको नहीं भाती थी। आगे खानवा का युद्ध होता है, जो वास्तव में बड़ा ही निर्णायक युद्ध था। हमारा प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। मार्च 1527 में बाबर और राजपूत राजा, जिसका साथ कई राजा और अफगान दे रहे थे, का सामना हुआ। राणा सांगा ने बातचीत के लिए एक सरदार सिलहादी तोमर को बाबर के पास भेजा। बाबर ने अपनी वाकपटुता और चालाकी से उसे स्वतंत्र राज्य देने का लालच देकर उसको अपने में मिला लिया। इस युद्ध में सिलहादी बाबर की तरफ से 6000 सैनिकों के साथ लड़ा और उसने राणा सांगा को धोखा दे दिया। इसी युद्ध में, चूँकि इस युद्ध में राणा सांगा की फौज
बाबर की फौज पर हावी हो रही थी। तब तक बाबर की सेनाएं थक भी चुकी थीं। वो युद्ध करना नहीं चाहती थी, वापस लौटना चाहती थी। उसने युद्ध में जिहाद का नारा दिया। ये बताया कि ये युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं, धर्म युद्ध है जो मुसलमानों और काफिरों के बीच है। उसने हिंदुओं को काफिर बताया। इसी उपलक्ष्य में बाबर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दी, शराब के घड़े तोड़ दिए और गाजी की उपाधि धारण की। हम जानते हैं कि गाजी का शाब्दिक अर्थ धर्म योद्धा होता है। इसी समय में बाबर ने एक व्यापारिक कर, जो तमगा कर कहलाता था, जो मुस्लिम जनता एवं सैनिकों पर लगाया जाता था, उन्हें मुक्त कर दिया। लगता सब पर था। मुस्लिम जनता और अपने सैनिकों को इस कर से मुक्त कर दिया। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मालवा के शासक मेदिनी राय में दिया, जिन्हें आगे चलकर बाबर के क्रोध को झेलना पड़ा। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का किला सिल्क रूट में पड़ने की वजह से सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण किला था। जनवरी 1528 में यह युद्ध बाबर और मालवा के राजा मेदिनी राय के बीच हुआ। चंदेरी का किला पहाड़ी पर बना हुआ बड़ा ही मजबूत किला था और बाबर की सेना में हाथी और तोप थे जो भारी थे और जो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। कहा जाता है कि एक ही रात में बाबर की सेना ने पहाड़ खोद कर रास्ता बना दिया और सुबह में मेदिनी राय के किले यानी कि चंदेरी के किले के सामने खड़े हो गए। मेदिनी राय के पास कम सेना थी, लेकिन इससे पहले बाबर ने मेदिनी राय को प्रस्ताव भेजा कि वह चंदेरी के किले के बदले में शमशाबाद का किला ले ले और चंदेरी के किले को छोड़ दे, लेकिन मेदिनी राय ने ठुकरा दिया। हारने के बाद दोनों में समझौता हुआ, लेकिन इस बीच किले के अंदर मौजूद स्त्रियों ने सामूहिक रूप से जौहर कर लिया एवं बचे हुए सैनिकों ने एक दूसरे की गर्दन काटकर अपना बलिदान दिया। बाद में समझौते के तौर पर मेदिनी राय को अपनी 2 पुत्रियों का विवाह बाबर के 2 पुत्रों हुमायूं और कामरान से करना पड़ा। आगे देखते हैं। आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, चूँकि सारे प्रश्न और उत्तरों पर काफ़ी रिसर्च किया गया है, पूरी टीम लगी है इसमें और ये सब आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। आपको किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट हो या और कुछ जानना चाहते हो तो आप नीचे बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? ये सारे युद्ध लगातार सिलसिलेवार चले आ रहे हैं। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। मई 1529 में वर्तमान बिहार के छपरा के निकट घाघरा नदी के पास बाबर और अफगानों की फौज, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहे थे, उनके साथ बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह भी थे, के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर का साथ जौनपुर के सुल्तान जुनैद बिरलास ने अपनी 20,000 सैनिकों के साथ किया। इस युद्ध में बाबर के साथ उसका सबसे छोटा बेटा असगरी मिर्ज़ा, उस्ताद अली कुली और मोहम्मद
जमा मिर्ज़ा थे। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद लगभग 7 से 8,000 लोहानी अफ़गान बाबर की शरण में आ गए। इसी समय शेर शाह सूरी भी बाबर की सेवा में आ गया। इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पर एक ही साथ लड़ा गया। याद रखेंगे, एग्ज़ाम्स में सवाल आता है कि मध्यकालीन भारत का वह एकमात्र युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर एक साथ लड़ा गया। घाघरा का युद्ध याद रखिएगा। और संभवतः ये भारत बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध भी था भारत में। उसके बाद ही उसकी 1530 में मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। बाबर की मृत्यु कब हुई? 47 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अलग अलग किताबों में डेट का थोड़ा सा अंतर क्यों हो जाता है, मैंने आपको बताया है। ये ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल का फ़र्क है। 2 दिन 4 दिन का आगे पीछे रहता है, महीना चेंज नहीं होता है, तारीखें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए आप अपने विवेक से काम करेंगे। यहाँ दिसंबर है तो दिसंबर ही होगा, 1530 है तो 1530 ही होगा। तो बाबर की मृत्यु आगरा में 1530 ईस्वी में हुई। उसे वहीं आगरा के आराम बाग में, जिसे नूर बाग और वर्तमान में राम बाग के नाम से जाना जाता है, दफनाया गया। बाद में अकबर के शासनकाल में उसके अवशेषों को ले जाकर काबुल के बाग बाबर में दफना दिया जाता है, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये इच्छा जाहिर की थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी कब्र काबुल में ही बनाई जाए। इस आराम बाग का निर्माण बाबर ने ही किया था। काबुल में बाबर के मकबरे पर बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं, जिन्हें आपने पहले भी सुना होगा। लाइनें हैं, इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। यही बातें भारत में कश्मीर के संदर्भ में भी कही जाती हैं। इसीलिए भारत में भी जन्नत है, काबुल में भी जन्नत है। काबुल के बागे बाबर में ही अन्य मुगलों की कब्र हैं, जैसे बाबर की बहन खानज़ादा बेगम, हिंदाल के छोटा बेटा, बाबर के छोटे बेटे हिंदाल मिर्ज़ा की कब्र है। रुकैया बेगम, जो हिंदाल मिर्ज़ा की बेटी थी, उसकी कब्र है। मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, जो बाबू हुमायूं का बेटा था, उसकी कब्र है। मृत्यु के बाद बाबर को फिरदौस मकानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग में रहने वाला। जन्म से मृत्यु तक हो गया। अब देखते हैं कि बाबर साहब ने भारत में क्या क्या किया। अगला प्रश्न हमारा है कि किस मुगल कालीन शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है? निश्चित रूप से बाबर को, क्योंकि बाबर ने भारत में गुलाब की खेती शुरू की। बाबरनामा में हम देखते हैं उसने आम, तरबूज जैसे फलों का विवरण किया। नहरों के निर्माण से संबंधित 4 बाग शैली को जन्म दिया। असल में बाबर यहाँ की गर्मी, धूल, धूप से परेशान रहता था, इसीलिए उसने जो भी इमारत बनवाई उसके चारों तरफ ढेर सारे पेड़ लगवाए, बाग लगवाए
और ऐसा इंतज़ाम किया कि नहरों से सीधे पानी बाग बगीचों में पहुंच जाता था, जिस शैली को चारबाग शैली का नाम दिया गया। बाबर के काल में ही बयाना क्षेत्र जो है में नील की खेती होती थी। बाबर प्रकृति का बड़ा ही प्रेमी था। आगे चलकर हम देखते हैं अगला प्रश्न। किस पराजित राजा की मां दिलावर बेगम, नाम याद रखेंगे, दिलावर बेगम, किस पराजित राजा की मां दिलावर बेगम को बाबर ने अपने हरम में पनाह दी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में 2526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु हो गई थी। बाबर ने तरस खाकर दयावश उसकी मां दिलावर बेगम को अपने यहाँ औरतों के बीच हरम में शरण दे दी थी। आशंका व्यक्त की जाती है कि इसी दिलावर बेगम ने बाबर को उसके खाने में धीरे धीरे जहर दिया, जिससे बाबर की मृत्यु हो गई। गुलबदन बानो बेगम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दिलावर बेगम की वजह से बाबर की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद शैली पोइट्री का जन्मदाता किस मुगल बादशाह को माना जाता है? उत्तर है बाबर। मुबैयान क्या है कि ये मुस्लिम कानून पर आधारित पद शैली है। कॉपलेट, दो दो के लाइन में शायरी के अंदाज में बातें की गई हैं। बाबर की अन्य रचनाएं हैं जैसे खत बाबरी, दीवान। दीवान क्या है तो ये कविताओं का संग्रह है जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। दूसरा है रिसाल ए उसज। बाबर की जो रोज़मर्रा की डायरी होती थी उसमें बाबर ने भारत की वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का बड़ा ही विशद विवरण किया है। आइए आगे देखते हैं। बाबर से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसमें सैनिकों की छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? उत्तर है बाबर। आगे अगला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कितने भारतीय राजाओं का वर्णन है? प्रश्न है, उत्तर होगा 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राजाओं का वर्णन है। 5 मुस्लिम राजा थे, मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय, बंगाल का नुसरत शाह, बहमनी का काजी मुल्ला शाह, गुजरात का मुजफ्फर शाह द्वितीय और दिल्ली का इब्राहिम लोदी। बाबर ने 2 हिंदू राजाओं विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय और मेवाड़ के राणा सांगा की बड़ी ही प्रशंसा की है। आगे सवाल है, वो कौन सा मुगल शासक था जो भारत में गंजीफा और इश्कबाजी नामक खेल लेकर आया? ये मुगल शासक जब युद्ध नहीं कर रहे होते थे तो भोग विलास में, खेल कूद में और मौज मस्ती में लगे रहते थे। इश्कबाजी के लिए इनके पास 8-8, 10-10 बीवियाँ हुआ करती थीं। लेकिन यहाँ गंजीफा का जो खेल है वो ताश के पत्तों का खेल है, वर्तमान का जुआ हो गया। और इश्कबाजी जो है वो हकीकत के इश्कबाजी नहीं बल्कि कबूतरों को उड़ाने और उनको लड़ाने का खेल हुआ करता था।
आगे आइए देखते हैं। बाबरनामा में बाबर ने किस फारस के चित्रकार का वर्णन किया है? उत्तर होगा बिहजाद। इसे रफाल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। सभी प्रश्नों के उत्तर ABCD करके अंत में दिए हुए हैं, और आगे के एपिसोड्स यानी कि आगे की वीडियो में हम हुमायूं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा जो पढ़ाने का ढंग है वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सारा डिटेलिंग हम कर देते हैं। अगर आपका कुछ सुझाव है, आप इतिहास में किसी और राजा शासन या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप निसंकोच लिख के दे सकते हैं। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड होप well and good for your coming exams.